अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नवाज यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट परविशा सईद और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिन्होंने PMS 2021 के इम्तिहान को पास करके पंजाब में 22nd पोजीशन हासिल की है और पंजाब में उनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। रुश्ता शराफत से आज बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रुश्ता। वालेकुम अस्सलाम। रुश्ता, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो अपनी इस अचीवमेंट के लिए। कैसे तासुरात हैं आपके? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र है, माँ बाप की दुआएं हैं। आज मैं PMS पास किया है तो जाहिर सी बात है, एक खुशी का मोमेंट है। आई एम वेरी एक्साइटेड। अच्छा रुश्ता, जब आपका रिजल्ट आया PMS का तो आप तो खुश थी, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? बहुत एक्साइटेड थे। मुझे नहीं पता था उस दिन रिज़ल्ट आ रहा है और मेरी सिस्टर ने हमें कॉल करके बताई कि रिज़ल्ट आ गया, तो बहुत खुश थे सब। मेरे अम्मी अबू बहुत ज़्यादा खुश थे, हम सब काफ़ी एक्साइटेड थे। अच्छा, तो मतलब नॉर्मली ये होता है ना कि हमारे इर्द गिर्द वाले या हमारे घर वाले हमने कभी मुकाबले का इम्तिहान दिया है तो वो ज़्यादा इस चीज़ की खबर रखते हैं कि रिजल्ट कब आ रहा है और उनके लिए जाहिर है खुशी भी बहुत है, इतनी बड़ी अचीवमेंट है माशाल्लाह। अच्छा रुश्ता, आप हमारे देखने वालों को अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरे जो फादर हैं वो गोल्ड स्मिथ हैं और जो मेरी अम्मी हैं वो हाउसवाइफ हैं और हम 4 बहन भाई हैं। हम 3 सिस्टर्स हैं और हमारा एक सबसे छोटा भाई है। और जो एजुकेशन है, मैंने जो इब्तदाई एजुकेशन थी रावलपिंडी से ही ली। गवर्नमेंट के स्कूल से मैंने मैट्रिक किया था और फिर उसके बाद जो मैंने ग्रेजुएशन की है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से की, BS फिज़िक्स। अच्छा, BS फिज़िक्स किया है आपने। तो अब 4 बहन भाई हैं आप, तो आपका कौन सा नंबर है बहन भाइयों में? मैं सेकंड नंबर है आपका। तो आपके बहन भाइयों में और किसी को ख्याल नहीं आया कि मतलब CSS या PMS करना है? आपको ही शौक था इसका? नहीं, मेरी सिस्टर ने, जो एल्डर सिस्टर हैं, उन्होंने PMS क्लियर किया 2019 में और वही मेरे लिए इंस्पिरेशन थी। उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि मैंने किया है तो तुम भी कर सकती हो, तुम्हें ज़रूर ये करना चाहिए। तो फिर मैंने भी CSS और PMS के लिए तैयारी की और मैंने फिर ये PMS 21 दिया था। अच्छा, मतलब आपकी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन आपकी बड़ी सिस्टर थी जो पहले PMS दे चुकी है, ठीक है। अच्छा, BS फिज़िक्स किया आपने और फिज़िक्स क्योंकि एक साइंस का सब्जेक्ट है, डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो जब आप कोई ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं जिसमें आपकी डिग्री होती है तो नॉर्मली बहुत ज़्यादा रुझान आ गया है अब PMS और CSS की तरफ। पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो अपनी डिग्री के बाद PMS या CSS की तैयारी कर रहे हैं। आपके नज़रिए इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं कि इतना बड़ी तादाद में लोगों ने मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी शुरू कर दी है? एक अपीलिंग जॉब है, एक आप सिविल सर्वेंट बन रहे हैं यहाँ पे। मतलब पाकिस्तान में तो CSS या PMS ऐसे ही है कि आपको सब कहते हैं कि आपको ये करना चाहिए क्योंकि ये एक आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। अगर आपका CSS पास हो जाता है, PMS पास हो जाता है, आपका इतने लोगों से मुकाबला होता है और उसमें आप पास करते हैं तो आपके लिए अचीवमेंट है। एज अ अचीवमेंट, एक अचीवमेंट हासिल करने के लिए लोग बहुत शौक से CSS और PMS को मेरे ख्याल से ऑप्ट करते हैं। जी जी बिल्कुल। और अब आते हैं आपके रिटन एग्ज़ाम की तरफ, आपके PMS एग्ज़ाम की तरफ। तो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट फिज़िक्स, पंजाबी और पॉलिटिकल साइंस हैं और आपने तीनों सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो पॉलिटिकल साइंस पे आते हैं। सबसे पहले आपने कौन सी बुक्स पढ़ी, कौन से रिसोर्सेज थे जहाँ से कंटेंट इकट्ठा किया? पॉलिटिकल साइंस के लिए तो हमारे एकेडमी में जो लेक्चर होते थे वही मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते थे कि सबसे ज़्यादा मुझे वो यूज़फुल लगते थे, उसमें मैंने किया। उसके अलावा मैंने फ़िलासफ़र्स के लिए एक बुक ली थी जो मैंने यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से ली थी और उसके अलावा मैंने एक बुक ली थी जो कि रिकमेंडेड होती है CSS या PMS के लिए। उससे मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स जो लेक्चर्स में टीचर नहीं करवाते तो उनके लिए उस बुक से मैंने हेल्प की थी। तो अपना लेक्चर आप डेली प्रिपेयर करती थी या वीकली बेसिस पे गो थ्रू कर लेती थी जो पूरे वीक में पढ़ती थी आप? मैं डेली तो नहीं करती थी, लेकिन ऐसे कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद रिपीट करना या फिर एक नया टॉपिक को निकाल के उसको प्रिपेयर करना, उस तरह से अपने सब्जेक्ट को तैयार करती थी। अच्छा, आपका पंजाबी में बहुत अच्छा स्कोर है और PMS में पंजाबी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑप्ट करते हैं, तो पंजाबी में स्कोर भी अच्छा आता है। तो आपने अपनी पंजाबी के सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर किया? कहते हैं कि शेर बहुत याद करने पड़ते हैं या उर्दू की तरह ही होती है पंजाबी की, उसकी राइटिंग आपकी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो आप पंजाबी के लिए हमारे देखने वालों को क्या सजेस्ट करेंगे?
पंजाबी के लिए एक बात ये वाकई सही है कि आपको शेर आने चाहिए। आपको जो सूफ़ी शायर हैं और जो जदीद शायर हैं वो सबके शेर भी आने चाहिए। और एक जैसे पीएमएस में एक ये डिफरेंट चीज़ होती है, जैसे सीएसएस में हमारे पास आते हैं एमसीक्यूज़, वहाँ पे हम एक गेस भी कर सकते हैं अगर हमें ना भी आता हो। पीएमएस में आते हैं 10 क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपको फिर थोड़ी सी डिटेल्स, डेट्स वगैरह या फिर जो शायर वगैरह हैं, राइटर्स हैं या कोई बुक किताबें हैं, उनके राइटर्स वगैरह का पता होना चाहिए, ताकि उन क्वेश्चन में जब एक अच्छा स्कोर आ जाता है 20 मार्क्स का, तो फिर ऑटोमेटिकली एक एग्जामिनर पे भी अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है। और फिर जब आप आगे पेपर अटैम्प्ट करते हैं, वो आपको उस वक्त ज़्यादा कॉन्फिडेंस से अटैम्प्ट करते हैं और आपके मार्क्स भी ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं। फिजिक्स भी है आपकी, और फिजिक्स में आपने बीएससी फिजिक्स में किया हुआ है, तो आपका बैकग्राउंड का सब्जेक्ट था, तो फिजिक्स में आपने स्कोर भी 153 लिया, तो आपका बैकग्राउंड फिजिक्स में होने ने आपको कितना एज दिया इतना अच्छा स्कोर करने में? फ़िज़िक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, और मुझे जैसे कि मैं जब सीएसएस पीएमएस के लिए मैंने सब्जेक्ट्स रखे, तो मैंने कहा फ़िज़िक्स तो मैंने रखना ही है, क्योंकि अगर फ़िज़िक्स की डिग्री हम करते हैं तो अगर उसके बाद वो सब्जेक्ट्स हम ना रखें तो फिर उस सब्जेक्ट्स की डिग्री का हमें ज़्यादा फ़ायदा उसी वक्त हो सकता है जब हम उसको ऑप्ट करते हैं। 200 मार्क्स हैं और मेरे अच्छी तैयारी भी थी, जो यूनिवर्सिटी में हमने पढ़ा हुआ था, मुझे ज़्यादा बहुत टाइम भी नहीं लगाना पड़ा सीएसएस या पीएमएस के लिए, सिर्फ एक दफ़ा रिवीजन मुझे करनी थी और फिर वो मेरा पेपर हो गया था आराम से। मतलब आपका बैकग्राउंड क्योंकि उस सब्जेक्ट में था, तो आपने बस उसको एक दफ़ा गो थ्रू किया, बाकी सिलेबस जो था वो सारा पीएमएस का भी वही था जो आप फिजिक्स अपना बैकग्राउंड के क्या थे। अच्छा, उर्दू जो है और जीके, ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो डिफरेंट हैं सीएसएस से, और एस्पिरेंट्स को इन दो सब्जेक्ट्स में एफर्ट करनी पड़ती है। स्पेशली उर्दू में राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती उर्दू की, और राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती। बाकी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश में, तो उसमें ज़रा एक आपका हाथ बैठा होता है इंग्लिश में लिखने का, लेकिन उर्दू में लिखने की इतनी आदत नहीं होती। लेकिन आपने उर्दू में भी माशाल्लाह से 72 स्कोर लिया है, तो आपने अपनी उर्दू की तैयारी कैसे की है? उर्दू मुझे वैसे पसंद है, एज अ सब्जेक्ट भी पसंद है, और दूसरा ये कि एक बुक मैंने रिकमेंडेड जो सीएसएस पीएमएस की होती है वो लेके रखी थी, और उससे मैंने एक दफ़ा गो थ्रू किया जो शेरों की तशरीह के लिए भी, कि किस तरह मुझे अटैम्प्ट करनी चाहिए। एसेज लिखने के लिए, एसे में अब उर्दू में भी ऐसे लिखना था, तो उसके लिए भी मैंने एक आउटलाइन बनाई कि आउटलाइन बनाने का एक अच्छा इम्पैक्ट बनता है। वहाँ पर नेसेसरी नहीं है, ये मेंशन नहीं है कि आपने बनानी है, लेकिन अब अगर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा वहाँ पे जो मुहावरे आते हैं या जो गलत जुमलों की तस्हीह का क्वेश्चन आता है, वो अगर सही हो जाए तो वो भी 20-30 मार्क्स वहाँ से आपको सॉलिड मिल जाते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि उर्दू में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, और जो राइटिंग स्पीड है वो हमारी उर्दू की अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पे उर्दू की स्पीड वाकई स्लो होती है। अगर वो हमारी अच्छी स्पीड होगी और हमारा टाइम से पेपर ख़त्म हो जाएगा तो फिर डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और रुश्ता, जीके में जीके भी एक, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आपने एमसीक्यूज़ कैसे प्रिपेयर किए और कैसे तैयारी की अपने जीके की? एमसीक्यूज़ मैंने पास्ट पेपर से भी किए थे, कुछ इंटरनेट से वेबसाइट्स पे जैसे अवेलेबल होते हैं हमें एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन के लिए। उसके अलावा बुक्स भी मैंने खरीदी थी जो जिनसे मैं एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन कर सकूं। और नेगेटिव मार्किंग है तो इसलिए मैंने फिर ज़्यादा गेस लगाने की कोशिश वहाँ पे नहीं की। मैंने पूरा 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे। वहाँ पे मैंने एक खास नंबर तक किए जहाँ तक मुझे पता था कि यहाँ पे करने पे मैं पास हो जाऊँगी और मुझे वो और गेस नहीं करने चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपकी जो भी रिटन प्रैक्टिस थी, आप क्या कहेंगे हमारे देखने वालों को कि आपकी रिटन प्रैक्टिस कितनी इम्पॉर्टेंट है, मार्क्स देना कितना इम्पॉर्टेंट है अपने फाइनल एग्ज़ाम में जाने से पहले? फाइनल एग्ज़ाम में जाने से पहले अब 3 आवर्स का पेपर है। लगता तो ऐसे है कि 5 क्वेश्चन करने हैं 3 घंटे में आराम से हो जाएंगे, लेकिन जब वहाँ पे हम करने बैठते हैं तो अक्सर ये होता है कि अगर हमने रिटन की प्रैक्टिस नहीं की हुई, हमने मार्क्स नहीं दिए हुए, तो आखिर में क्वेश्चंस रह जाते हैं। कुछ लोगों का एक पूरा क्वेश्चन ही रह जाता है कि मेरा एक क्वेश्चन रह गया, टाइम ख़त्म हो गया था। तो इसके लिए मार्क्स देना बहुत ज़रूरी है। आपकी राइटिंग स्पीड भी तेज़ हो जाती है और आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है, पता चल जाता है कि हमने क्वेश्चन की लेंथ क्या रखनी है, कितने टाइम तक एक क्वेश्चन को ख़त्म कर लेना है ताकि हम पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपको आ जाती है कि मतलब इतना 40 मिनट या 35 मिनट एक क्वेश्चन और इसके अलावा इवैल्यूएशन भी हो जाती है। आप जब मॉक चेक होकर आपको मिलता है तो आपको पता चल जाता है कि आपको किस तरह पेपर सॉल्व करना है, आपको कहाँ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि अगर हम मॉक्स देंगे तो फिर हमारे लिए जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें बहुत हेल्प मिलती है हमें। अपने ऐसे उर्दू की भी आपने बात की, इंग्लिश ऐसे की तरफ आते हैं। इंग्लिश ऐसे आपने इससे पहले CSS की 2 अटैम्प्ट्स की 2021 में या 2022 में,
तो लाइक आपने बताया कि आपका एसए जो है वो पास नहीं हुआ, पीएमएस में आपने माशाल्लाह से एसए पास किया, तो आपकी ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी थी, प्रैक्टिस थी, ऐसा आपने मतलब क्या किया जिसमें आपको लगा कि आउटलाइंस बनाई थी ज़्यादा, वोकैबुलरी ज़्यादा अच्छी की थी, प्रैक्टिस ज़्यादा की थी कि एसए जो है वो आपका हो गया? जब मैंने फ़र्स्ट टाइम सीएसएस का दिया था और मेरा एसए पास नहीं हुआ था, उस वक्त तो मेरा ये इशू था कि मैं फ़र्स्ट टाइम ही दे रही थी, मुझे इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन आउटलाइन अच्छी बनाने का इतना वो नहीं बन पाई थी मेरे से पेपर में, और मैं उस एसए को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई थी, और इसलिए मैंने फिर उस पर ज़्यादा तवज्जो दी कि मैं एक एसए लिखने के तरीके को अपने बेहतर करूँ, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसको ले के चलने का तरीका अच्छी तरह से आएगा तो भी मेरा पास होगा। उसके फिर जब मैंने सेकेंड टाइम सीएसएस दिया तो उस वक्त जो मैंने एसए अटैम्प्ट किया उसमें असल में मेरा कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं था, जिसकी वजह से मैं वो पास नहीं कर सकी। लेकिन पीएमएस में फिर मैंने उसको इतना प्रैक्टिस किया, मैंने इतना टॉपिक्स को अच्छी तरह से गो थ्रू किया कि मेरे पास अब एसए का मैं एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिख सकूं, और फिर उसमें मेरे पास कंटेंट भी इतना अच्छा हो कि मैं वो एसए को पास कर सकूं। ठीक है, ग्रामर और वोकैबुलरी कितनी इम्पॉर्टेंट है प्रेसी के लिए भी? प्रेसी का तो क्योंकि पेपर भी कॉम्पोजिशन एंड ग्रामर का पेपर होता है, और एसए के लिए मतलब कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको वोकैबुलरी की ज़रूरत होती है, या बस आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आप अपने आइडियाज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं? एसए और प्रेसी के लिए जाहिर सी बात है जितनी अच्छी वोकैबुलरी होगी उतने आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, एक एवरेज नॉर्मल थी जिस पे मैं पास तो हो सकती थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शायद स्कोर नहीं कर सकती थी। तो उसको लिए आपको बेहतर करने की ज़रूरत है। आप न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगज़ीन्स पढ़ें और आप बुक्स पढ़ें तो आपकी वोकैबुलरी डेफिनेटली इंक्रीज़ होती है। न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट होगी आपकी, लाइक कहा जाता है नॉर्मली कि ओपिनियन पढ़ते हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं आप, तो उससे भी आपकी जो है वो एनालिसिस भी बिल्ड होता है, आपका एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होती हैं, देन आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होती है। अच्छा, अब आते हैं आपके इंटरव्यू की तरफ। बल्कि पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो पूरा एक प्रोसेस था, एक पूरा एक टाइम पीरियड था, तो आपने कंसिस्टेंट रह के कितने ऐसे पढ़ाई की है पीएमएस के लिए? पीएमएस के लिए बेसिकली जब तक पीएमएस का ऐड नहीं आया था तब तक मैं सीएसएस की ही तैयारी कर रही थी, जो मैंने फ़र्स्ट 2 अटैम्प्ट्स दी। उसके बाद जब पीएमएस का ऐड आया और पीएमएस फर्स्ट टाइम मैंने अप्लाई किया, फिर मैंने उसके बाद, क्योंकि पीएमएस और सीएसएस का मोर और लेस सिलेबस तो सेम ही है, सिर्फ ये उर्दू या फिर जीके के जो कुछ सिलेबस डिफरेंट है, तो फिर वो वहाँ से फिर मैंने उनको भी साथ लेके चलना शुरू किया। और फिर जब सीएसएस के पेपर के बाद 1 महीने बाद ही पीएमएस के एग्ज़ाम्स थे, तो बस उस वक्त रिवीजन करनी थी और फिर पीएमएस की मेरी तैयारी होगी। और अब साइकोलॉजिकल और इंटरव्यू प्रोसेस की तरफ आप क्या आते हैं, उसके हवाले से आप कोई अपना ऐसा यूनिक मोमेंट शेयर करना चाहें? कोई पैनल ने आपसे ऐसा क्वेश्चन किया, कोई ऐसी बात जो आप हमारे देखने वालों के साथ शेयर करना चाहें? मेरा बहुत एक नॉर्मल इंटरव्यू था, मुझे किसी मौके पे ऐसा नहीं लगा कि मुझे वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं या मैं खुद फंसने वाली हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा था कि उन्होंने मुझसे पूछा आपकी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी का, और वहाँ पे मैंने अपने टीचर का नाम लिया, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम तो आपके टीचर को नहीं जानते। और वहाँ पे वो फिर मैंने उस बात को फिर ज़्यादा नहीं किया, मुझे लगा कि शायद हो सकता है इसका मेरा नेगेटिव इम्पैक्ट जाए, लेकिन नहीं, वो फिर उन्होंने भी उस बात पे आगे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि वो वाकई नहीं जानते थे मेरे टीचर को। और फिर मैंने भी उस पर ज़्यादा उनको कुछ फालतू बात नहीं करने की कोशिश की कि वहाँ पे मैं खुद को फंसा लूँ किसी बात पे। इंटरव्यू के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी मैटर करती हैं? लाइक कॉन्फिडेंस तो जाहिर है आप में होना नहीं चाहिए कि आप उन क्वेश्चन को ले सकें, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी मैटर करते हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स तो इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप फेस टू फेस उनसे बात कर रहे हैं, आपको उनसे साथ कॉन्फिडेंस से आंख में आंख डाल के बात करनी आनी चाहिए कि आप कॉन्फिडेंस में हैं, आप कहीं इधर उधर नहीं देख रहे, आप कहीं रुक नहीं रहे, आप कहीं फंबल नहीं कर रहे। जितना आप अच्छे से उनसे बात करेंगे, क्योंकि उनका जो हमारे लिए है वो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन वाली है। उन्होंने हमसे एक ही दफ़ा मिलना है, वो हमसे बार बार नहीं मिलेंगे। हमें फ़र्स्ट टाइम पे उन पर एक इम्प्रेशन डालना है, और उसके लिए हमारी जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी उतना ही हमारे लिए बेटर होगा। तो इंटरव्यू में आपको क्या लगा था जब आप इंटरव्यू दे के बाहर आ रही थी? तो आप इतनी कॉन्फिडेंट थी कि मतलब मेरा जो है एलोकेशन मेरी हो जाएगी, या कहीं ना कहीं अंदर आपके डाउट था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा? इंटरव्यू तो मेरा अच्छा हुआ था और मुझे उम्मीद थी काफ़ी, लेकिन जब 500 लोगों में से सिर्फ 40 लोगों की एलोकेशन हो तो फिर जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा ये भी होता है कि मैं किस नंबर पे आऊँगी इस इंटरव्यू में। तो जाहिर सी बात है फिर दुआओं पे जोर ज़्यादा हो जाता है। 22वीं पोजीशन है माशाल्लाह।
तो रुश्ता, जो भी एक इंटरव्यू का प्रोसेस है, जो भी एक आपका ये रिटन एग्ज़ाम है, उससे पहले आपने 2 CSS की अटैम्प्ट्स भी दी। एक बड़ा लंबा सफ़र है ये, एक बड़ा लंबा प्रोसेस है और इसमें ये थका देता है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो गिव अप कर जाते हैं या बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो आपने अपनी एंजाइटी को, अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया और अपने गोल के साथ आप इतनी कंसिस्टेंट कैसे रहीं कि नहीं मुझे ये करना है? इसके लिए मेरी फैमिली का भी बहुत रोल है कि मेरी फैमिली ने मुझे गिव अप करने भी नहीं दिया। कि ज़ाहिर सी बात है, जब फर्स्ट टाइम मेरा CSS का रिज़ल्ट आया और मैं उसमें पास नहीं थी, तो वो एक मुझे थोड़ा सा मैं परेशान हो गई कि मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है इस पे। अब मैं और कुछ काम नहीं कर रही, ना मैं आगे किसी और फील्ड में जाके पढ़ाई कर रही हूँ। तो मुझे फैमिली ने कहा, नहीं तुम कर सकती हो, तुमने आगे यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया, हमेशा से तुम टॉपर रही हो, तुम कर लोगी, तुम तैयारी करो। और मेरी फैमिली मेरे साथ थी, सब ने मुझे सपोर्ट किया। तो इसकी वजह से मैं खुद भी गिव अप नहीं फिर मैंने किया और जब मैं डिटर्मिन रही तो फिर मैंने आगे अब PMS पास किया। मतलब ऐसा है कि अगर आपके इर्द गिर्द लोग सपोर्टिव होते हैं तो ये उनका होना भी बहुत मैटर करता है आपके इस पूरी सक्सेस में। तो आप अपनी ये सक्सेस और अपनी अचीवमेंट जब आपने ये हासिल कर ली, तो एक रुश्ता शराफत जो इस पूरे जर्नी से पहले के हैं और एक वो रिश्ता जो आज इन्होंने फाइनली इस गोल को अचीव कर लिया, आप अपने अंदर क्या डिफरेंस फील करती हैं? अभी तक तो मुझे ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हो रहा। अब जब मैं ज्वाइन करूँगी शायद मुझे तब ज़्यादा फील होगा कि मुझे कुछ अब ज़्यादा डिफरेंट हो रहा है। क्योंकि पहले, अब जाहिर सी बात है, मैं 2 साल से मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं बिल्कुल शायद बेकार हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रही। तो लेकिन अब मुझे ऐसे लग रहा है कि जो पिछले 2 साल थे वो मेरे बहुत अच्छे थे कि मैंने उसमें कुछ किया जिसकी वजह से आज मैं अचीव कर रही हूँ। मतलब एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट तो आपके अंदर आता है ना कि मतलब आपने एक मेहनत की और वो फाइनली उस चीज़ को अचीव कर लिया। और जब तक आप अचीव नहीं कर पा रहे होते तब तक वाकई ऐसे होता है, आप खुद को डाउट कर रहे होते हैं, कितना अर्सा लगा दिया, शायद टाइम वेस्ट हो रहा है, रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। तो ये भी बड़ा एक स्ट्रेसफुल सा आपका एक जर्नी होता है। अच्छा, अब आते हैं नोआ से आपके ताल्लुक़ के बारे में थोड़ी बात करते हैं। आपने नोआ में इंटरव्यू की तैयारी की, आपने बताया, तो आपको नोआ ने कितना हेल्प किया आपके जो फाइनल इंटरव्यू था PMS का, उसमें इस सारे प्रोसेस में? मुझे मेरी एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, वो खुद नोआ से उसने अपने रिटर्न की तैयारी की थी, तो उसने मुझे रिकमेंड किया। मैंने यहाँ पे एक मॉक इंटरव्यू दिया था। अब जैसे रिटर्न से पहले हमें मॉक की ज़रूरत होती है, इंटरव्यू से पहले भी हम मॉक दें तो हमें हमारी गलतियों का पता चलता है और हमें किन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वो पता चलता है। तो जाहिर सी बात है, वो एक मैंने इंटरव्यू दिया तो मुझे उन्होंने गाइड किया, जिसकी वजह से मुझे एक हेल्प मिली यहाँ मेन इंटरव्यू के लिए। अच्छा रुश्ता, हमारे देखने वालों को आप ओवरऑल PMS की प्रिपरेशन के हवाले से क्या गाइड करना चाहेंगे? ओवरऑल अभी PMS के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, अपनी रिटर्न की स्पीड को और प्रैक्टिस को अच्छा करें। मॉक एग्ज़ाम्स अगर हो रहे हैं तो आप दें, या अगर अभी होने हैं तो आप दें, क्योंकि आपकी जितनी रिटर्न की प्रैक्टिस अच्छी होगी उतनी आप ज़्यादा अच्छा वो स्कोर कर सकते हैं या आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं रिटर्न में। थैंक यू वेरी मच रुश्ता, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद थी रुश्ता शराफत, जिन्होंने पंजाब में PMS में 22nd पोजीशन हासिल की है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सक्सेस स्टोरीज। अल्लाह हाफ़िज़।